नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नया सीजन शुरू कर रहे हैं और उसका जो नाम है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए रेलिवेंट है और कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जानकारी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूं। पहले एक तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है पहली बात तो। ठीक है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपना फ्यूचर एस्पेक्ट को भी देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स एक ऐसा टॉपिक है जो अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी जो एट प्रेजेंट जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा काम चल रहा है वो ड्राइव्स पे चल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स पे चल रहा है। ठीक है, तो ना सिर्फ इसको आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखना चाहें तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपनी नई चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो, सिस्टम को बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है आजकल इस चीज़ पर। ठीक है जी, तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो वो उनको भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें हमें क्या पढ़ने वाला हूं। मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल लेवल पढ़ाने वाला हूं इसका। ठीक है, और उसका क्या कंटेंट रहेगा वो भी थोड़ा बता दूं। सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब इसके जो हमें रिक्वायरमेंट है कुछ बेसिक्स की, जैसे कुछ चीज़ें जो नेटवर्क में आपको आनी चाहिए, जिनमें से एक टॉपिक है ट्रांजिएंट। ठीक है, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बिना ट्रांजिएंट आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अच्छा नहीं करेंगे, बिकॉज वो समझ नहीं आएगा, फिर आपको कई जगह पे आपको डाउट आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका जो ट्रांजिएंट वाला पोर्शन है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, खासकर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका जो बेसिक लेवल है वो मैं थोड़ा सा बता के चलूँगा। ठीक है, बट फिर भी आपको ट्रांजिएंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जो मेरा पहला टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर पहले मुझे डिस्कशन करना है वो मेरे फंडामेंटल पे रहेंगे। ठीक है ना, मतलब मैं आपके एक तरह से पुराने पाप धोऊंगा। ठीक है ना, जो आपने पहले पाप किए हैं, मतलब अगर आपको याद नहीं है चीज़ों को। ठीक है, जैसे आपने नेटवर्क में कुछ चीज़ें पढ़ी है, कुछ आपने सिग्नल में पढ़ा है। सिग्नल में आपको फोरियर सीरीज का जो टॉपिक है वो आपका ज़्यादातर यूज़ होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें हार्मोनिक्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो हार्मोनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा बता के चलूँगा आपको। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूँगा, बट फिर भी अगर आपको पहले से पता है सिग्नल का तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता है तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, अगेन ट्रांजिएंट का भी अगर आपको पहले से जानकारी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये सब्जेक्ट, बट अगर नहीं भी जानकारी है तो मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो मेरा बेसिक्स पे रहेगा। ठीक है ना, मतलब जो मुझे रिक्वायरमेंट है, जिनकी जो बेसिक टर्म्स जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी इस सब्जेक्ट में, वो मैं पहले पढ़ाऊंगा। मतलब वो इस टॉपिक से नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा पहले। ठीक है, पहले उसका जो बेस है वो बनाएंगे पहले। ठीक है, दूसरा जो आएगा वो फिर जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको फिर मेन स्ट्रीम में हम एंटर करेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दूसरा टॉपिक होगा वो स्विचेस के ऊपर रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्विचेस हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली स्विचेस के ऊपर मैं रखूँगा। ठीक है भाई, दूसरा जो रहेगा वो मेरा स्विचेस के ऊपर रहेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्विच कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो वो एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा उसका फिजिकल बिहेवियर भी देखेंगे कुछ स्विचेस का, कि भाई फिजिकली वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे ऑन होते हैं, कैसे ऑफ होते हैं, उनके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे इसमें स्विचेस। ठीक है, नंबर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे डायोड सर्किट्स। ठीक है ना, डायोड सर्किट्स हालांकि एनालॉग का पार्ट है, बट आपको ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसका रीज़न है बिकॉज आगे के जो सर्किट्स आप पढ़ोगे, जैसे थायरिस्टर पे आप पढ़ोगे या फिर आगे आप चॉपर पढ़ोगे या इन्वर्टर पढ़ोगे, उन सब में बेसिक्स आपका यहीं पे बिल्डअप होगा। डायोड सर्किट्स में जो भी सर्किट सोल्व करने हैं आपको, ऑन ऑफ स्विचिंग, ठीक है, तो वो सब सारा जो कंसेप्ट बिल्डअप होगा वो डायोड सर्किट्स में ही होगा। और डायोड सर्किट्स में मैं आपको AC प्लस DC दोनों पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है भाई, AC एंड DC दोनों का पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे हम पढ़ने वाले हैं थायरिस्टर। थायरिस्टर हम पढ़ेंगे और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, थायरिस्टर में हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसकी कम्यूटेशन भी आएगी आपके एक तरह से। मैं आपको बता दूं, थायरिस्टर पढ़ेंगे, थायरिस्टर कम्यूटेशन भी पढ़ेंगे इसमें, थायरिस्टर कम्यूटेशन। तो बेसिकली फेज कंट्रोल रेक्टिफायर उसके बाद में आएगा। तो
थायरिस्टर एंड इट्स कम्यूटेशन टेक्निक, कम्यूटेशन टेक्निक। ठीक है भाई, नंबर 5। तो नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे थायरिस्टर के बारे में और इसकी कम्यूटेशन टेक्निक, कैसे इसको ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा 4th चैप्टर रहेगा। उसके बाद फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है भाई, उसके बाद ये हमारा टॉपिक आएगा। नंबर 6 पे जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्टर, डीसी डीसी कन्वर्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर एंड कुक कन्वर्टर। ठीक है भाई, तो 4 कन्वर्टर इसमें हमारे हैं, बक बूस्ट एंड कुक कन्वर्टर। ठीक है भाई, तो इसमें हम कन्वर्टर में ये पढ़ेंगे, उसके बाद चॉपर पढ़ेंगे, हालांकि वो भी काइंड ऑफ कन्वर्टर ही है, चॉपर, कन्वर्टर चॉपर बेसिकली ये उसी का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये हमारा 6th चैप्टर रहेगा। उसके बाद 7th चैप्टर जो रहेगा इसमें वो हम पढ़ेंगे इन्वर्टर। ठीक है जी, इन्वर्टर, इन्वर्टर में सिंगल फेज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक्स इसमें रहेंगे इन्वर्टर में। ठीक है, इसमें पीडब्ल्यूएम टेक्निक भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अभी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आपका गेट का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ तक आप गेट में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लो कन्वर्टर, जो मेनली आपका ईएससी की तरफ चला जाता है। ठीक है, गेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको साइक्लो कन्वर्टर, बट फिर भी उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा ड्राइव शुरू हो जाएगा। तो ड्राइव्स में डीसी ड्राइव, एसी ड्राइव दोनों हम पढ़ेंगे। एसी ड्राइव में आपका इंडक्शन मोटर ड्राइव और थोड़ा सा सिंक्रोनस वाला पार्ट भी जो है बेसिक लेवल का वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो अगेन तो डीसी ड्राइव एंड एसी ड्राइव्स। तो एसी ड्राइव्स में अगेन आपका जो इंडक्शन मोटर ड्राइव है वो भी आएंगे, और आपको जो सिंक्रोनस मोटर ड्राइव वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसका जो टाइम लगेगा आपको वो अप्रोक्सीमेटली अगेन मतलब 90 to 100 आवर्स का टोटल लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं सारा मिला के देखूँ। ठीक है, तो 90 to 100 आवर्स आपका अप्रोक्सीमेटली रहेगा। बट अगर मैं गेट का सिलेबस की बात करूं तो गेट का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 65 to 75 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो इसमें लगेगा। ठीक है जी, ये बेसिकली एप्लीकेशन आ जाती है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है, जो आप पढ़ोगे उसको अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं पता चलेगी तब तक आप उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे साथ साथ। ठीक है, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट में कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे भी देखेंगे, कुछ खासकर इन्वर्टर में थोड़ा सा पीडब्ल्यूएम टेक्निक पे भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा 1-2 एक्सपेरिमेंट है उनको देखेंगे। खासकर चॉपर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे, बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो जो हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह से हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे, और कैसे वो वर्क करते हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, अगेन थोड़ा बहुत फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पे भी कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो मतलब ये टॉपिक बड़ा एक्सपेरिमेंटल रहेगा आपका। ठीक है, साथ साथ एक्सपेरिमेंट इसमें लेके चलेंगे। ये कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितने मार्क्स का ये हमारा बनता है वो भी जरा मैं डिस्कस कर लूँ। ये आपका अप्रोक्सीमेटली अगेन 10 to 12 मार्क्स का जनरली रहता है। ठीक है, तो आगे आगे मुझे लगता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा ही। ठीक है, कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। ये टॉपिक आपका एक तरह से रैंक बूस्टर होता है। मतलब जनरली ऐसा होता है कि लोग अगर किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादातर टॉपिक तैयार करके जाते हैं, जैसे आपका नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, एनालॉग, ईएमएफटी। ठीक है, आपका डिजिटल। ठीक है, ये टॉपिक तैयार करके जाते हैं लोग। ठीक है, मशीन्स लोग तैयार करके जाते हैं। ठीक है, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, वो डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होता है बिकॉज उनके बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, आप बेसिक्स में बहुत जल्दबाजी करते हो। ठीक है, आपने फटाफट नेटवर्क पूरा कर लिया। ठीक है, आप बस ये कि भाई जैसे आंसर निकालने हैं आप इस तरह से लेके चलते हो चीज़ों को, इसलिए आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत पुअर बनते हैं। ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी टेस्टिंग हर तरह से होगी। ठीक है,
आपके बेसिक्स की टेस्टिंग बहुत बढ़िया से होगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को समझने से पहले मेक श्योर कि आप के जो 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 कंसेप्ट्स हैं, जो आपके नेटवर्क के कंसेप्ट्स हैं या सिग्नल के कंसेप्ट्स हैं, खासकर सिग्नल में 4 ईयर सीरीज मैं थोड़ा सा बता के चलूंगा आपको। 4 ईयर सीरीज में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बेसिक लेवल का, ठीक है, वो आपको साथ साथ लेके चलना है। तो ऐसे नेटवर्क में जो ट्रांजिएंट वाला पार्ट है, ठीक है, एसी वाला जो पार्ट है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इन चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे दोस्त, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्टूडेंट इसको तैयार करके नहीं लेके जाते हैं और फिर मार खाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको अगर आप इस सब्जेक्ट को तैयार करते हो, ठीक है, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि 95% स्टूडेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को तैयार करके नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लेके, अगर आप तैयार करके लेके जा रहे हो इसको, तो आपके पास एक्स्ट्रा एज रहेगा, ठीक है, बिकॉज आपने बाकी लोगों से एक अलग सब्जेक्ट एक और तैयार कर लिया, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको अच्छे से तैयार करें इस सब्जेक्ट को, ठीक है। आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। मुश्किल केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने नेटवर्क या सिग्नल को बाईपास कर दिया है, ठीक है, या वो इसको अच्छे से नहीं डील कर रहे हैं नेटवर्क सिग्नल को, या उन्होंने जल्दबाजी में पढ़ लिया है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अदरवाइज ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं बुक बता दूं कि कौन सी बुक मैं रेकमेंड करूंगा आपको, तो मेक श्योर कि आप वो बुक अपने पास जरूर रखिए, बिकॉज उन बुक्स के मैं कुछ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं मैं उनको डील करूंगा, ठीक है। तो वो बुक आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस वाले पार्ट के लिए एक बुक है नेड मोहन, ठीक है जी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक बुक है नेड मोहन। अगेन ये पहली बार अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर एप्लीकेशन एंड डिजाइन इस तरह से आती है। तो नेड मोहन की मेरी बुक है ये, मोहन बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है, नेड मोहन NED करके, ठीक है भी। तो आप इसको सर्च करें, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक मैं रेकमेंड करूंगा, ठीक है ना, ये बुक बहुत बढ़िया बुक है। बट अगेन दिक्कत इसमें यह है कि जब तक आप मेरे लेक्चर नहीं लगाओगे उससे पहले मत पढ़ना इस बुक को, ठीक है, बिकॉज इसकी लैंग्वेज इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा आपको, या फिर इसने जो ऑर्डर लिया है वो इतना ईजिली आपको समझ नहीं आएगा। एक बार आप लेक्चर लगा लो, आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इस बुक में कहाँ पे आप पढ़ें, कहाँ से आप स्टार्ट करें, वो आप स्टार्ट कीजिएगा। बिकॉज ये पहले मतलब एक तरह से पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें इसमें आएंगी, ठीक है, आप उसको सीक्वेंस नहीं बना पाओगे। बट वन ऑफ द बेस्ट बुक जो अवेलेबल है वो आपकी ये बुक है, ठीक है जी, आप इससे लेके चल सकते हैं, ठीक है। मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी उठाऊंगा, ठीक है, उनको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर आप बुक रीड करना चाहते हैं तो आप इस बुक को रीड कर सकते हो। ड्राइव्स के लिए मैं आपको बता दूं, ड्राइव्स के लिए मैं GK दुबे जो बुक है उसको मैं रेफर करूंगा, ठीक है। ड्राइव्स के लिए हम ये बुक रेफर करेंगे, GK दुबे, ठीक है। तो इस बुक को ले लीजिए। एक दो बुक और हैं ड्राइव्स के लिए, क्योंकि उनमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, वो मैं उठाऊंगा, बट मेन कंसेप्ट में इस बुक से लेके चलूंगा। इसकी सीक्वेंस होगी, उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है, GK दुबे। तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, ड्राइव्स के लिए आप इसको ले सकते हो, ठीक है। एक बुक आती है PS बिमरा, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आती है, तो वो भी फंडामेंटल बुक है, देखा जाए तो आप वहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगेन उसमें मिस्टेक्स है, ठीक है, उसमें कई सारी जगह पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो मिस्टेक्स हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर आपके पास PS बिमरा है तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, हम उसकी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब जिस सीक्वेंस में उसने ऑर्डर दिया है, उनका ऑर्डर बहुत अच्छा है, उन्होंने बिल्कुल सही ऑर्डर में टॉपिक्स को दिया है, ठीक है। हालांकि उसमें मिस्टेक्स है, तो उन मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई कर लेंगे और धीरे धीरे, मतलब आपको मैंने बताया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PS बिमरा एंड नेड मोहन, ये दो बुक आप रेफर कर सकते हो, इनको आप लेके चलिए, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सफ़र है उसको स्टार्ट करते हैं। अगेन लंबा सफ़र है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपको कई चीज़ें समझ एकदम से नहीं आएंगी, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज आपके बेसिक शायद लैग कर रहे होंगे, तो आप खुद पे भरोसा ना छोड़ें, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग तो पीछे जाके देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस किया। बट जो लोग क्लास में हैं, ठीक है, जो लोग आप लोग यहाँ पे बैठे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप डाउट पूछिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप अपना डाउट पूछिए, ठीक है। हाँ, आपका नेटवर्क वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपको चाहिएगा, उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं बेसिक जरूर पढ़ाऊंगा आपको, बट फिर भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी जल्दी बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला बेसिक्स, ठीक है। तो इसके बेसिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। हम थोड़ा सा हमारे नेटवर्क के जो टॉपिक्स हैं या हमारे सिग्नल के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है, जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होंगे।
ठीक है। तो मैं बेसिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूँ फोरियर सीरीज, ठीक है। अब फोरियर सीरीज को मैं थोरली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा जितने पोर्शन की मुझे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो फोरियर सीरीज को, अगर उसमें बिल्कुल मास्टरी बनाना चाहते हो, तो फिर आपको सिग्नल एंड सिस्टम हमारा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप देखिए और उसमें आपको फोरियर सीरीज मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा फोरियर सीरीज के बारे में। फोरियर सीरीज ये सिग्नल एंड सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, फोरियर ने हमें बताया पीरियोडिक सिग्नल के बारे में, ठीक है। तो फोरियर क्या कहता है, फोरियर कहता है कि मान लीजिए कोई भी मेरा पीरियोडिक सिग्नल है एफ टी, ठीक है। कोई पीरियोडिक सिग्नल है मेरे पास एफ टी और वो प्योर साइन वेव नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास पीरियोडिक है बट ये प्योर साइन वेव नहीं है, ठीक है। तो फोरियर कहता है कि मैं इस सिग्नल को अलग अलग टुकड़ों में देख सकता हूं। ये बेसिकली साइन वेव या कोसाइन वेव या एक कांस्टेंट टर्म जिसको हम नाम देते हैं डीसी टर्म, उनसे मिलके बना है। तो उन्होंने बोला कि इस सिग्नल को अगर मैं अलग अलग करके देखूं तो इसके अंदर एक तो डीसी कंपोनेंट होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया डीसी टर्म। और क्या होंगे बताओ जरा, कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स, उनसे मिलके बना हो सकता है। तो ये बनेगा ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी प्लस समेशन बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इस तरह से फोरियर ने हमें बताया। और ये कौन सी टर्म्स है, इनको नाम दिया एसी टर्म्स का, ये ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है। अब इसमें एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। तो फोरियर कहता है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर होगा तो वो पीरियोडिक सिग्नल जो है एक तो डीसी टर्म होगी उसके अंदर, और क्या होंगे बताओ जरा, एसी टर्म्स होंगी, ठीक है। पीरियोडिक होना चाहिए और प्योर साइनसॉइड मान लीजिए नहीं है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की उसमें टर्म्स प्रेजेंट होगी। अब उसमें एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मोनिक्स को, हार्मोनिक्स। अब ये क्या होते हैं, हार्मोनिक का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी टर्म। जरा देखिए, अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं, इसको और इसको, अगर मैं समेशन को ओपन करूं तो जरा देखिए क्या बनेगा। तो बनेगा एफ टी विल बी इक्वल टू, बोलिए क्या बना, एफ टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए नोट प्लस, बोलिए अगर एन इक्वल टू 1 के लिए ओपन करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, ए वन कॉस ऑफ ओमेगा नोट टी प्लस ए टू कॉस ऑफ 2 ओमेगा नोट टी, ए थ्री कॉस ऑफ 3 ओमेगा नोट टी, और प्लस अप टू इन्फिनिटी आगे तक। और ऐसे ही साइन टर्म्स जो आएंगी वो क्या आएंगी, b1 साइन ऑफ ओमेगा नोट टी प्लस b2 साइन ऑफ 2 ओमेगा नोट टी प्लस b3 साइन ऑफ 3 ओमेगा नोट टी प्लस अप टू इन्फिनिटी। सही है भाई। तो इसका मतलब ये जो है, देखो n की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, और ऐसे 4 5, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। ये क्या है बता जरा, सेकंड हार्मोनिक। तो बेसिकली इसमें क्या है बताओ, इसमें जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसका 2 टाइम्स कंपोनेंट है, इसका डबल कंपोनेंट है, डबल फ्रीक्वेंसी इसकी। ओमेगा नोट क्या बताओ, ओमेगा नोट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नोट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ओमेगा नोट की जो वैल्यू आएगी वो मैं कह सकता हूं ओमेगा नोट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। टाइम पीरियड जो टी होगा वो एफ टी का पीरियड होगा, उसको मैं टाइम पीरियड बोलूंगा, ठीक है ना, 2 पाई बाय टी। तो ये मेरा सेकंड हार्मोनिक होगा। ये क्या होगा बताओ जरा, ये मेरा थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स। ऐसे ही है फंडामेंटल, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब एन जो है वो हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा नोट मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उनके हायर ऑर्डर, मतलब उनके सेकंड टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उनको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। तो हार्मोनिक वर्ड मैं यूज करूंगा आगे, ठीक है। तो फोरियर कहता है कि अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है और वो प्योर साइन वेव नहीं है तो उसके अंदर ये टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, साइन टर्म्स, कोसाइन टर्म्स एंड एक डीसी टर्म, ठीक है भाई। और ये क्या, ए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जरा, ए एन रिप्रेजेंट कर रहा है उनका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एनथ हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स। ए एन क्या बताओ जरा, एम्पलीट्यूड ऑफ एनथ हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स, और बी एन क्या बताओ जरा, एम्पलीट्यूड ऑफ एनथ हार्मोनिक साइन टर्म्स, ठीक है भाई। इस तरह से हमें फोरियर ने हमें बताया। अब सुनो, मैं इनको कंबाइन कर सकता हूं, इकट्ठा करके भी दिखा सकता हूं। जरा देखिए कैसे, मतलब मैं इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी दिखा सकता हूं थोड़ा सा इस तरह से, ए नोट प्लस समेशन। देखिए एक साथ लगा दो ना समेशन, एक ही जगह पे लगा दो,
दो अलग अलग करने की क्या जरूरत है? ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी। बोले दोस्तों, इस तरह लिख सकता हूं। और अब बताओ, अगर इसको मैं cos थीटा मान लूं तो ये क्या बन गया? इसको मैं sin फाई मान लूं 1 मिनट के लिए? नहीं नहीं नहीं, नॉट sin फाई। अब इनको कंबाइन करो। इनको कंबाइन कैसे करें? इनको दोनों को एक साथ करो तो क्या करें? मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर के, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर के रूट से मैं इसको डिवाइड करता हूं और उसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जरा देखिए क्या बन गया ये, ठीक है? तो जरा देखते हैं क्या बना। तो इसको मैं लिखूंगा एफ टी विल बी इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन 1 अपॉन में रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, नीचे नहीं, समेशन बोले क्या बनेगा? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का रूट, और अंदर क्या आएगा बताओ जरा? अंदर डिवाइड कर दीजिए। ए एन डिवाइड बाई रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी प्लस बी एन अपॉन रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी। सही है जी, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, ठीक है? अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको, अगर ये cos थीटा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? साइन फाई। और अगर ये साइन थीटा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? cos फाई। सही है भाई? तो अब बताइए क्या बनाइए? मैं इसको लिख सकता हूं ए नोट प्लस समेशन, यहां पे n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी थी, तो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा? साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी प्लस फाई। कुछ इस तरह का मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है? और फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, बोलिए फाई एन लिखिए भाई इसको, फाई एन इज टेन इनवर्स ऑफ, बोलिए क्या बना? ए एन बाई बी एन। सही है भाई? तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, ठीक है? तो ये हमें फोरियर ने बताया कि कोई भी अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर वो प्योर साइन वेव नहीं है तो उसके अंदर क्या होंगे बताओ? हार्मोनिक्स होंगे, उसके अंदर हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है? मतलब हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स होती हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट होंगे। अब और एक डीसी टर्म होगा। अब फोरियर ने हमें बताया कि डीसी टर्म कैसे निकलती है और ये जो टर्म्स होती हैं ये कैसे निकलती है, इनका एम्पलीट्यूड हम कैसे फाइंड करें। तो वो जरा देखते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे उसको जरा देखते हैं। मैं रब कर दूं भाई, इनका एम्पलीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे उसको जरा देखते हैं। तो देखिएगा, मतलब ए एन और बी एन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डीसी टर्म मतलब एवरेज वैल्यू होती है। डीसी टर्म का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे जरा देखिए, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे? अगर मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर दूं अंडर वन पीरियड, ठीक है? मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि एफ टी डी टी इंटीग्रेट कर रहा हूं अंडर वन पीरियड, ठीक है भाई? तो क्या बनेगा इधर बताइए? इधर बनेगा ए नोट डी टी फ्रॉम 0 टू टी प्लस समेशन ए एन, ये तो मेरा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू टी, क्या बना? कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी, एक तो ये टर्म आ गई, प्लस बोलिए क्या बना? समेशन बी एन मेरे पास बाहर आ गया, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, बोलिए क्या बना अंदर? इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी। सही है भाई? अब बताओ ये 0 बनेगा, ये क्यों 0 बनेगा बताओ मुझे एक बात है। अगर मैं बोलूं कोस ऑफ ओमेगा नोट टी, इसका पीरियड अगर टी है, मान लीजिए ओमेगा नोट अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड क्या होगा? टी, क्योंकि टी जो आया था वो क्या था बताओ? वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही तो आया था, नहीं समझे? तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट है तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा? टी। अगर मैं बोलूं कोस ऑफ 2 ओमेगा नोट, उसका पीरियड क्या होगा जरा बताएंगे? t/2, उसका फंडामेंटल पीरियड होगा t/2, बट टी भी क्या होगा? उसका पीरियड होगा, बट उसका टी जो है वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, लेकिन पीरियड जरूर होगा। तो फिर तो कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी का क्या होगा बताओ जरा? उसका भी पीरियड होगा टी, बट वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो टी है ये इसका पीरियड है,
बट वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है। और एक पीरियड में कोस का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताओ जरा, जीरो। एक पीरियड में कोस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल जीरो। तो एरिया ही तो निकाल रहे हैं हम। सिमिलरली साइन का जो एरिया होता है वो भी एक पीरियड में क्या होता है, जीरो। हालांकि ये इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बट कोई बात नहीं, पीरियड तो है। और एक पीरियड में एरिया क्या बनेगा इसका, जीरो। तो इसका मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है। तो क्या बना दोस्तों, यहां से जो ए नोट आया वो आया 1/t, नहीं एक मिनट पहले इसको जरा सिंप्लीफाई करो। ये बना 0 to t ft dt इज इक्वल टू क्या बना, ए नोट इंटू टी। इसको सोल्व करोगे तो ए नोट इंटू टी, और ये जीरो और ये जीरो। तो यहां से ए नोट क्या आएगा बताएंगे जरा, 1/t बोलिए 0 to t ft dt। बहुत अच्छा भाई। तो ये मेरे पास ए नोट आ गया, ये मेरे पास डीसी टर्म आ गई, इसको मैं नाम दूंगा एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू, ठीक है ना। अब किसी सिग्नल में डीसी वैल्यू होगी कि नहीं होगी वो ए नोट डिसाइड करेगा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। और मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, नोट 0 से t, मतलब जरूरी नहीं आप अंडर 1 पीरियड लेना है, कहीं से कहीं तक ले लो आप इसको। तो क्या बनेगा, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, ए नोट इज इक्वल टू 1/t फ्रॉम -t/2 टू t/2 ft dt। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब किसी सिग्नल में डीसी कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा वो ये इस तरह से देखेंगे। अब डीसी कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हमारा एवरेज आरएमएस पे एक चैप्टर जो हमने अपलोड किया हुआ है, मे भी पब्लिक है, अगर वो आपने देखा हो तो उसमें आपको सिग्निफिकेंस मैंने समझाया कि डीसी का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अगर किसी सिग्नल में डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब वो डीसी मशीन्स को रन कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी सिग्नल में डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स वो डीसी मशीन्स को रन नहीं कर पाएगा। समझ आया, एवरेज कंपोनेंट होना जरूरी है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया फॉर डीसी मतलब अप्लायंसेस, ठीक है। डीसी के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए जो हम सिग्नल उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें डीसी कंपोनेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये डीसी कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स, इनके एम्पलीट्यूड, इनका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी जरा देख लेते हैं। मैं रब कर दूं थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो अब जरा देखिए उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो डीसी कंपोनेंट हमारे पास आ गया। अब मैं एक का निकालूंगा बस, ठीक है, दूसरा उसी के एनालोगस में लिख दूंगा। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे उसको। अगर मैं बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं, कोस ऑफ m ओमेगा नोट t से, तो बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा ft इंटू कोस ऑफ m ओमेगा नोट t, और इंटीग्रेट कर दीजिए अंडर 1 पीरियड। पहले मल्टीप्लाई करो कोस ऑफ m ओमेगा नोट t से, फिर अंडर 1 पीरियड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा और बराबर किधर क्या बनेगा, ए नोट इंटू कोस ऑफ m ओमेगा नोट t dt इंटीग्रेशन 0 to t। सही है भाई। प्लस बोलिए क्या बना, समेशन मेरे पास बाहर आ गया n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, an मेरे पास बाहर आ गया, ठीक है। और ये बनेगा 0 to t, बोलिए क्या बना, cos ऑफ n ओमेगा नोट t इंटू कोस ऑफ m ओमेगा नोट t dt, प्लस अगला बोलिए समेशन bn मेरे पास बाहर आ गया, n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 to t, और यहाँ पे क्या बनेगा, कोस ऑफ m ओमेगा नोट t, एक तो ये था m ओमेगा नोट t, और एक क्या था, साइन ऑफ n ओमेगा नोट t dt। बोले दोस्तों सही लिखा है, सही बात है भाई। अब जरा देखिए मुझे इसको बताना, ये a नोट तो बाहर आ गया, अब ये क्या बना, ये तो वही है m ओमेगा नोट, वही 0 से t, अभी बताया मैंने आपको, ये खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए साइन n ओमेगा नोट t इंटू कोस m ओमेगा नोट t, तो डिवाइड बाय 2 कर देता हूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, किसी को एतराज तो नहीं है, सही है। बोलो, डिवाइड बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब बताओ ये क्या बना, ये बना समेशन bn/2 0 to t n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। हाँ जी क्या बना, ये साइन ऑफ n प्लस m ओमेगा नोट t dt, बोलिए ना। और n प्लस m भी एक इंटीजर होता है, और अंडर 1 पीरियड आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या बनेगा ये, हाँ प्लस एक और भी आएगा भाई, प्लस क्या बनेगा बताओ, साइन n माइनस m ओमेगा नोट t dt। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर होता है भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा ये बताओ, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। देखो ना ये अंदर ये टर्म बचेगी 2 कोस इंटू साइन भी है ना,
तो उसको अगर आप इकट्ठा करोगे तो ये बनेगा। तो अंडर वन पीरियड आप इसको ले रहे हो, अंडर वन पीरियड इसको ले रहे हो, तो 0 बन जाएगा। और आप इसकी बात करते हैं, जरा देखिए, ये बाई 2 और इंटू 2 बनेगा नहीं, तो आप बताओ ये क्या बना। जरा देखिए ये बना an/2, तो मेरा इधर आ गया अंदर। देखिए 2 cos A इंटू cos B, तो cos A इंटू cos B क्या होता है, cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B dt। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का बनेगा, और इंटू dt बाहर लगा दो, चलो dt, सही है भाई, इस तरह का बनेगा। अब अगर मैं इसको अलग अलग देखूं तो इस पे भी इंटीग्रेशन है और इस पे भी, तो इसको अलग अलग कर दो ना। बाहर क्या बना, समेशन an/2 n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 0 से t cos ऑफ n प्लस m ओमेगा नॉट t, n प्लस m ओमेगा नॉट t dt। एक तो ये टर्म आ गई, और एक कौन सी टर्म आई बताओ जरा, 0 से t cos ऑफ n माइनस m ओमेगा नॉट t dt। बोलिए ना, सही है। अब बताओ ये वैल्यू क्या बनेगी, अगेन ये एक इंटीजर है, n और m इंटीजर है, तो n प्लस m करोगे वो भी क्या बनेगा, एक नया इंटीजर बनेगा, वो 0। बट क्या ये भी 0 होगा क्या, नहीं। देखो n माइनस m इंटीजर है देखा जाए तो, बट अगर m की वैल्यू n के बराबर होगी या n की वैल्यू m के बराबर होगी, क्योंकि n चेंज हो रहा है ना, देखो n बाहर में चेंज कर रहा हूं, n की वैल्यू 1 2 3 4 ये सब रख रहा हूं, तो सोचिए n की वैल्यू जब m के बराबर होगी तो ये बनेगा cos 0, और अगर cos 0 देखें तो cos 0 क्या होता है 1, और 1 को इंटीग्रेट करोगे 0 से t तक तो क्या बनेगा, t बनेगा दोस्तों, सही बात है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, t। आप बोलोगे सर साइन में क्यों नहीं देखा, क्योंकि साइन में अगर n और m बराबर हो गए तो क्या बनेगा, वो 0 ही रहेगा, वो ऑलवेज ही 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन cos में ऐसा नहीं होगा, तो आप बताइए ये हमेशा 0 रहेगा एक्सेप्ट एट n इक्वल टू m। तो अगर बताइए ये समेशन अगर आप खोल रहे हो, n की वैल्यू 1 रख रहे हो उस पे 0, n की वैल्यू 2 रख रहे हो उस पे 0, n की वैल्यू 3 रख रहे हो उस पे 0, सब पे 0 है ये, और 0 0 0 सम होता चला जाएगा। लेकिन केवल n की वैल्यू कौन सी वैल्यू पे आएगा बताओ, n इक्वल टू m पे, n इक्वल टू m पे बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा t, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा am/2 इंटू t। और समेशन आएगा क्या अब, नहीं जी, समेशन का अब कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि n की सारी वैल्यूज पे 0 है, बाकी केवल एक वैल्यू पे ही आया। और बराबर किधर क्या आया बताओ जरा, बराबर किधर है 0 टू t ft इंटू कोस ऑफ n ओमेगा नोट m ओमेगा नोट t dt। बोलिए ना, तो यहां से am की वैल्यू क्या आई बताओ जरा, am 2/t, और अंडर 1 पीरियड इंटीग्रेशन है, तो अंडर 1 पीरियड 0 से t लिखना जरूरी है, सिमेट्रिक लिख लो, -t/2 से लेके t/2 ft इंटू, बोलिए क्या बना, कोस ऑफ m ओमेगा नोट t dt। बोलिए दोस्तों ये बन गया मेरे पास am, ठीक है, ये बन गया मेरे पास am, ठीक है। तो ऐसे फिर तो bn भी, अच्छा m की जगह पे आप क्या कर दो, क्योंकि n तो इंटीजर है ना, कोई भी यहाँ पे n कर लो, एक ही बात है। तो यहां से an आ गया, तो ऐसे फिर मैं क्या निकाल सकता हूं बताओ, ऐसे bn को कैलकुलेट कर सकता हूं। जरा देखिए bn क्या बनेगा, मैं रब कर दूं भाई, इसको रब कर दें भाई, बोलिए bn की वैल्यू क्या आएगी, मैं रब कर रहा हूं इसको, ये चीज आप पढ़ चुके हैं मुझे लगता है, सिग्नल में आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिएगा bn की वैल्यू क्या है, क्या बनेगी, bn इज इक्वल टू क्या बनेगा 2/t माइनस t/2 से लेके प्लस t/2, और क्या बनेगा ft इंटू साइन n ओमेगा नोट t dt। बहुत अच्छा, तो आपने an निकाल दिया, आपने मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कोसाइन टर्म्स देख लिया, आपने एम्पलीट्यूड ऑफ साइन टर्म्स देख लिया, दूसरा आपने एक कौन सा देखा बताओ, डीसी टर्म, ठीक है, आपने डीसी टर्म देखी। अब यहां से डीसी टर्म क्या थी, ए नोट क्या था बताओ जरा, 1/t 0 से t ft dt, ये मेरे पास डीसी टर्म थी, ठीक है भाई। अब सुनो, यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं कह सकता हूं, यहां पे कुछ सिमेट्री कंडीशंस अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इनके बेसिस पे मैं कुछ सिमेट्री कंडीशंस आपको बता सकता हूं, ठीक है। मतलब आपको हर एक चीज जरूरी नहीं है कि कोई पीरियोडिक सिग्नल अगर है मान लीजिए मेरे पास, तो उसमें ये सारी टर्म प्रेजेंट हो, साइन भी, कोस भी और डीसी टर्म भी। कुछ टर्म एब्सेंट हो सकती हैं, कुछ टर्म प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ आपकी 0 हो जाए, ठीक है।
तो उसके लिए हमें कुछ रूल बनाने पड़ेंगे कुछ पहले से ही, सो दैट हम देख के चलेंगे भी कौन सी टर्म प्रेजेंट होगी, कौन सी टर्म प्रेजेंट नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल देखिए, आप हेडिंग डालिए सिमेट्री कंडीशंस। सिमेट्री कंडीशंस ये देखते हैं, इसको देखते हैं, सिमेट्री कंडीशंस इनको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या होती है, सिमेट्री कंडीशंस क्या होती है उनको जरा देखते हैं। सबसे पहला केस, एफ टी इज इवन पीरियोडिक। सोचिए अगर एफ टी मेरा इवन पीरियोडिक है, एफ टी जो है वो मेरा इवन पीरियोडिक है, मतलब इवन सिग्नल है और पीरियोडिक है। अगर आपको अगर मैं पिक्चर दिखाऊं जिसको आप माइंड में रख सकते हो, तो आप इस तरह की पिक्चर ले सकते हो। जरा देखिए, ये भी आप इस तरह की पिक्चर ले सकते हो। ये देखो, ये पीरियोडिक सिग्नल है 0 1 2 3 4 5 टी इन सेकेंड्स, और एम्पलीट्यूड मान लीजिए मेरे पास में भी 5 है, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल कौन से होते हैं बताओ जरा? जो वर्टिकल, जो एम्पलीट्यूड एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं? सिमेट्रिक, मतलब मिरर इमेज होते हैं, उनको बोलते हैं इवन सिग्नल, ठीक है ना। तो अब बताओ अगर मेरा एफ टी इवन है तो बी एन की वैल्यू क्या बनेगी? जरा देखिए बी एन पे, सोचिए ये मेरा इवन है और साइन क्या होता है बताओ जरा? ऑड फंक्शन ऑफ टी होता है। तो इवन इंटू ऑड क्या बनेगा? ऑड। इवन इंटू ऑड इज ऑड, और ऑड सिग्नल को अगर आप -t/2 से t/2 ले रहे हो तो उसका एरिया क्या बनता है? सिमेट्रिक इंटीग्रेशन अगर आप ऑड सिग्नल का लेते हो, क्योंकि ऑड सिग्नल ऑपोजिट क्वाड्रेंट में होता है, तो एक साइड अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब बी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी? ऑलवेज 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हो अगर मेरा सिग्नल इवन पीरियोडिक है तो उसमें साइन टर्म्स एब्सेंट होगी, ठीक है, साइन टर्म्स उसमें नहीं आएंगे। सही बात है, क्योंकि बी एन मेरा 0 हो गया, ठीक है, साइन टर्म्स विल बी एब्सेंट। दूसरा, अब आइए आगे थोड़ा सा बात करते हैं ए नोट पे। ए नोट पे देखते हैं, ए नोट क्या होगा? 0 की नॉन 0? हाँ, ये डिपेंड करेगा, ए नोट ये डिपेंड करेगा। कैसे? आप बोलोगे क्यों सर 0 क्यों होगा? -t/2 से t/2 देखो, सिमेट्रिक लगा लो ना इंटीग्रेशन को। अब ये इवन है और इवन में कभी भी ये 0 नहीं होता, तो जरूरी नहीं है ना कि ये तो एरिया है ना अंडर वन पीरियड, तो ये इस सिग्नल में तो नॉन 0 आ गया। बट सोचिए बहुत सारे इवन सिग्नल ऐसे भी तो होते हैं। अगर मैं इस तरह का इवन सिग्नल बना दूं तो ये भी तो इवन है, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होगा? 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये एम्पलीट्यूड ए है और ये एम्पलीट्यूड -a है। नहीं, इसमें बताइए ना, इसमें क्या बनेगा बताओ? अंडर वन पीरियड एरिया 0 आएगा, चेक करके देख सकते हो। इसका तो यहाँ पे तो डीसी टर्म 0 आ गई, तो डीसी टर्म पे क्या कमेंट करोगे बताओ? इट मे और मे नॉट बी 0, ठीक है, ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है, तो मे और मे नॉट बी 0, इट मे बी 0, इट मे नॉट बी 0, ठीक है भाई, डिपेंडिंग ऑन सिग्नल शेप, ठीक है। आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी 0। बहुत अच्छा भाई। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट आते हैं ए एन पे। ए एन नॉन 0 आएगा भाई, ठीक है, बिकॉज ये मेरा, इसका मतलब कोसाइन टर्म्स मेरी एब्सेंट होंगी, सॉरी कोसाइन टर्म्स मेरी प्रेजेंट होगी। ए एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हालांकि आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ जरा? ए एन की वैल्यू क्या आएगी बताइए? ये इवन और ये भी इवन, कोस इवन फंक्शन होता है टी का, ये टाइम का फंक्शन है, इवन फंक्शन ऑफ टी है, ये भी इवन फंक्शन ऑफ टी है, तो इवन इंटू इवन इज अगेन इवन बनेगा। और अगर आप इंटीग्रेट करोगे -t/, तो इसको मैं ट्वाइस कर देता हूं, मतलब ये बन जाएगा 4/t, और 0 से लेके कहां तक? t/2, और क्या बना अंदर? ft इंटू कॉस ऑफ n ω0t dt। इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। तो आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। तो 0 से लेकर t/2 तक ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोसाइन टर्म्स आपकी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो आपके डीसी टर्म है मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, डिपेंडिंग ऑन द शेप, ठीक है। बट साइन टर्म्स हमेशा क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी, ठीक है भाई। ये हमारा पहला कंडीशन थी, एफ टी अगर मेरा इवन है तो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इफ एफ टी इज ओड। अगर मैं बोलूं कि एफ टी मेरा ओड है, मैं रब कर दूं भाई, इसको रब कर दूं, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं।
तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले में इनको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आप देख सको साथ साथ। 2/t माइनस t/2 से लेके t/2 ft इंटू क्या था cos ऑफ n ओमेगा नॉट। अब दूसरी कंडीशन आइए, कंडीशन नंबर 2, ft इज ऑड पीरियोडिक। अगर ft मेरा ऑड पीरियोडिक है तो ठीक है, इफ ft इज ऑड पीरियोडिक तो बताओ ऑड पीरियोडिक, ऑड का मतलब क्या होता है बताओ ना। ऑड का मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में है ना, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट आप कह सकते हो। जरा देखिए, जैसे इस तरह का सिग्नल है, ये कैसा है बताओ जरा। मतलब जिस टाइम ये पॉजिटिव है उस टाइम ये नेगेटिव है, जिस टाइम ये नेगेटिव है उस टाइम ये किधर क्या चला गया, पॉजिटिव हो गया। ये मेरा ऑड सिग्नल होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 t इन सेकेंड्स। और ये एम्पलीट्यूड मान लीजिए a, ये एम्पलीट्यूड क्या है मेरा -a, -1 -2 -3 -4 इस तरह का बन गया मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए ये क्या बनेगा, ये कैसा होगा बताओ। ये सिग्नल मेरा आपका ऑड सिग्नल है और पीरियोडिक है, तो आप बताओ इसमें a नोट की वैल्यू बताएंगे। हाँ ऑड है तो -t/2 से t/2 क्या बनेगा 0। इसका अंदर नो डीसी टर्म, कोई डीसी पार्ट नहीं होता है। ऑड सिग्नल में डीसी कंपोनेंट एब्सेंट होता है, डीसी टर्म नहीं होती है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। दूसरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि बताइए an कंपोनेंट आएगा क्या, मतलब कोसाइन टर्म्स आएंगी क्या। सोचिए ft मेरा ऑड है और ये मेरा इवन है, ठीक है। अब बोलो ऑड इंटू इवन क्या बनेगा, ऑड, और ऑड का सिमेट्रिक इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया निकालोगे तो -t/2 से t/2 वो 0 होता है। ऑड फंक्शन का सिमेट्रिक इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है, उसका एरिया 0 होता है। बिकॉज एक हाफ में वो नेगेटिव बनेगा तो दूसरे हाफ में वो पॉजिटिव बनेगा, तो एक हाफ का एरिया नेगेटिव आएगा तो दूसरे हाफ का एरिया पॉजिटिव आएगा। इसका तो एरिया जो बनेगा वो 0 आएगा। मतलब कोई भी आपकी कोसाइन टर्म्स नहीं प्रेजेंट होगी ऑड सिग्नल अगर है तो, ठीक है। तो इसका तो केवल क्या आएगा फिर, bn नॉन जीरो आएगा। चेक करके देखो, ये मेरा ऑड और ये भी मेरा ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड इंटू ऑड इज इवन, इवन सिग्नल होता है। तो इवन सिग्नल को -t/2 से t/2 0 नहीं होता फिर, तो इसका था वो नॉन जीरो होगा। और किसके बराबर होगा फिर bn बताओ, ये अंदर वाला इवन बन गया है, तो इवन बन गया, मैं तो उसको ट्वाइस कर देता हूँ और 0 से आगे लिख देता हूँ। एक तरफ का एरिया निकाल दो, उसका दुगना कर दो और दोनों तरफ का एरिया आ जाएगा, सही बात है। तो आप बताइए क्या बनाया, ये बना 4/t 0 to t/2 ft इंटू, बोलिए ना, साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t dt। सही है भाई, ये बन गया मेरे पास bn, सही है। तो इसका मतलब इसके अंदर साइन टर्म्स प्रेजेंट होगी अगर ft मेरा क्या है, ऑड पीरियोडिक है। तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए मैं रब कर दूं भाई, इसको रब कर दूं। नेक्स्ट सिमेट्री कंडीशन में आप लिखिए ft हैज ऑड हाफ वेव सिमेट्री, वो जरा देखते हैं, ठीक है। ft हैज ऑड हाफ वेव सिमेट्री, उसको देखते हैं, ऑड हाफ वेव सिमेट्री, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। ऑड हाफ वेव सिमेट्री, ऑड हाफ वेव सिमेट्री, इसको देखते हैं। देखिए क्या होगा, ऑड हाफ वेव सिमेट्री का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो इसमें 2-3 सिमेट्री हम पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। 1-2 सिमेट्री कंडीशन आपने सिग्नल सिस्टम में नहीं पढ़ी है, और वो है क्वार्टर वेव सिमेट्री, ठीक है। क्वार्टर वेव सिमेट्री आपने सिग्नल सिस्टम में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। वो मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाऊंगा, बट खासकर इन्वर्टर के टाइम, ठीक है, वहाँ पे उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, क्वार्टर वेव सिमेट्री की। तो वहीं पे देखेंगे, मैं फिलहाल आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने आपको सिग्नल में पढ़ाया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऑड हाफ वेव सिमेट्री जरा देखिए क्या होती है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई इस तरह का सिग्नल है जिसमें मैंने टी पे वैल्यू देखी, कोई भी टाइम ले लो आप, टी पे वैल्यू देखो, और +t/2 या -t/2, मतलब उस t पॉइंट से t/2 लेंथ आगे आ जाओ या t/2 लेंथ पीछे आ जाओ। अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या आ जाएं, ऑपोजिट आ जाएं, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, तो मैं बोलूंगा इसमें ऑड हाफ वेव सिमेट्री होगी, ठीक है। तो पहले तो जरा ऑड हाफ वेव सिमेट्री निकालना सीखते हैं, कि जरा चेक करें कि कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जहां पे ऑड हाफ वेव सिमेट्री होती है। मतलब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, उनमें देखते हैं कि ऑड हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं है, ठीक है। और साथ साथ उनका इवन और ऑड पार्ट भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उससे हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, उसको एनालाइज करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ इस तरह का सिग्नल है, ये कैसा है, ऑड है कि इवन है,
ऑब्वियसली ओड सिग्नल है, 0 1 मैं पॉइंट दिखा देता हूँ तो आप पॉइंट देख के ही बोल सकते हो। वैसे तो ये 2 था, ये -2 था, -1 -2 सही है भाई, ऐसे -3 -4। तो मेरा ये ओड सिग्नल है, ये मुझे पता है, ठीक है, सिग्नल मेरा ओड है। अब क्या इसके अंदर ओड हाफ एसिमेट्री, इसका पीरियड बताओ कितना है? पीरियड मतलब वो लेंथ जिसके बाद वो फिर से रिपीट करना शुरू कर रहा है। तो यही डब्बा फिर से कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। इसका मतलब पीरियड क्या हो गया इसका? 4, ठीक है। तो t/2 बताइए कितना आया? t/2 इज 2, सही है। t/2 जो बनेगा वो मेरा 2 बनेगा। अब सोचिए अगर मैं कोई भी टाइम लूं t, 1 ले लो, चलो उस पर हाइट चेक करो, और t/2 चाहे इससे आगे आ जाओ, t/2 पीछे आ जाओ, मतलब 2 लेंथ आ गया हो या 2 लेंथ पीछे आओ, तो 2 लेंथ आ गया होगे तो यहां पे पहुंच जाओगे। क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है क्या? सिर्फ एक पॉइंट से नहीं देखना है, और भी देखिए। अगर मैं बोलूं समवेयर यहां पे बीच में कोई मैं वैल्यू ले लूं हाफ पे, ये हाइट है। अब हाफ से कितना आगे चलो बताओ? 2 आगे चलो, तो इसका मतलब कहां पे चलोगे बताओ? 2.5 पे समवेयर यहां पे पहुंच जाओगे, और वहां पे क्या है बताओ? जितना ये पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिग्नल के अंदर क्या है बताओ जरा? ओड हाफ एसिमेट्री है, ओड हाफ एसिमेट्री, ठीक है भाई। इस सिग्नल के अंदर ये ओड सिग्नल है और इसके अंदर ओड हाफ एसिमेट्री है। अब आइए अगला केस जरा देखते हैं। जीरो 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ इस तरह का सिग्नल है दोस्तों, ft। ये हाइट में भी 2 ले लो, ये हाइट आपकी -2 ले लो। बताइए सिग्नल कैसा है? ओड है कि इवन है? पहले ये बताओ। ये सिग्नल मेरा ओड है, सिग्नल मेरा ओड है। इसमें ओड हाफ एसिमेट्री है क्या? नहीं है। इसका पीरियड बताओ कितना है? इसका पीरियड 2 है, तो t/2 क्या बनेगा? 1 आएगा। अब सोचिए मैं यहां पे कोई हाइट लूं, तो इसे 1 लेंथ आगे चलो, 1 लेंथ आगे चलोगे तो यहां पे पहुंच जाओगे। क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है? नहीं जी, ये कम है, ये ज्यादा नेगेटिव है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है बताओ जरा? इट डज नॉट कंटेन ओड हाफ एसिमेट्री। ये ओड सिग्नल है बट नॉट कंटेन ओड हाफ एसिमेट्री। इसके अंदर ओड हाफ एसिमेट्री नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या ओड वर्ड का लेना देना है कुछ ओड हाफ एसिमेट्री से? जैसे कई बार ये ओड लिखा होता है ना, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ओड है तो इसका ओड हाफ एसिमेट्री, तो ओड सिग्नल तो होना ही चाहिए। ये ओड सिग्नल किसी और के लिए लिखा गया है, बताऊंगा किसके लिए, ठीक है। बट ओड जो वर्ड है ये ओड हाफ एसिमेट्री में, जो आगे वाला ओड वर्ड है वो ओड वर्ड ओड सिग्नल के लिए तो नहीं है। अगर कोई सिग्नल मेरा ओड है तो उसके अंदर ओड हाफ एसिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। समझ आया भाई? और जरा देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इधर से रब कर रहा हूं। देखिए मेरे पास मान लीजिए इस तरह का सिग्नल है, ये बताइए ओड है कि इवन है? पहले ये बताओ। ये इवन है बिकॉज आपका ये एम्पलीट्यूड एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। पीरियड बताएंगे कितना है? ये 2 हाइट है, ये -2 है जी। हाँ जी, पीरियड इसका 4 है, टाइम पीरियड इज 4। एक तो ये इवन है, ये टाइम पीरियड इसका 4 है, सही है। अब बताओ t/2 क्या बनेगा फिर? तो t/2 इज 2। अब बताओ इसके अंदर ओड हाफ एसिमेट्री है क्या? आप 1 पे चेक करो और 1 के बाद 3 पे चेक करो, या फिर एक काम करते 0 पे चेक कर लो, 2 है, और 0 से फिर 2 हाइट आगे आ जाओ। क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है क्या? एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा? बताओ क्या इससे मैं क्या कह सकता हूं? बताओ इसमें ओड हाफ एसिमेट्री है, तो इवन प्लस ओड हाफ एसिमेट्री, ओड हाफ एसिमेट्री, इसके अंदर ओड हाफ एसिमेट्री। अगला देखिए, अगर मैं बोलूं इस तरह का सिग्नल है मेरे पास,
हाँ जी बोलिए, इसका पीरियड बताओ कितना है? 3, टाइम पीरियड इज 3, तो t/2 क्या बनेगा? 3/2। पहले बताओ इवन है कि ओड है? इवन है। क्या इसके अंदर ओड हाफ सिमेट्री है? नहीं जी। क्यों? नेगेटिव ही नहीं है, नेगेटिव पार्ट ही नहीं है, तो ओड हाफ सिमेट्री कहां से होगी? इवन बट नॉट कंटेन ओड हाफ सिमेट्री। तो इवन है बट इसमें ओड हाफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब ओड हाफ सिमेट्री का इवन से भी कोई लेना देना नहीं। अगर कोई सिग्नल में ओड हाफ सिमेट्री है, वो ओड भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक और सिग्नल देखिए, उससे हम फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये सिग्नल कैसा है पहले ये बताएंगे? ना ये इवन है ना ये ओड है, ठीक है, बट क्या इसके अंदर ओड हाफ सिमेट्री है? चेक करके देखो। इसका पीरियड बताए क्या है? पीरियड 2 है। t/2 क्या बनेगा फिर? तो 1, ठीक है, t/2 बनेगा 1। अब मैं कोई इंस्टेंट पे अगर हाइट देखूं और t/2 अगर 1 लेंथ आगे चला जाऊं, तो एक दूसरे की क्या है बताओ जरा? ऑपोजिट है। तो इसका मतलब कैसा है बताओ? ये इसके अंदर ओड हाफ सिमेट्री है, बट ना ये इवन है ना ये ओड है, नीदर इवन नोर ओड बट कंटेन ओड हाफ सिमेट्री। इसका मतलब ओड हाफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं किसी से, ठीक है। इवन सिग्नल भी ओड हाफ सिमेट्रिक हो सकता है, ओड सिग्नल भी ओड हाफ सिमेट्रिक हो सकता है, और ऐसा सिग्नल जो ना इवन है ना ओड है, वो भी ओड हाफ सिमेट्रिक हो सकता है। समझा अभी? एम्पलीट्यूड -2, एम्पलीट्यूड -2, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए भाई, समझ आया आपको? बहुत अच्छा। अब सुनो, तो चलो हमने चेक करना सीखा कि ओड हाफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, किसी सिग्नल में ओड हाफ सिमेट्री है कि नहीं है, वो हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब अगर है तो क्या होगा फिर? फाइनल हम क्या कमेंट कर सकते हैं? तो आप लिखिए, इफ ए सिग्नल कंटेन ओड हाफ सिमेट्री, इफ ए सिग्नल हैज ओड हाफ सिमेट्री, इट विल कंटेन ओड हार्मोनिक्स ओनली, ठीक है। अगर किसी सिग्नल में ओड हाफ सिमेट्री है तो उसके अंदर कौन से हार्मोनिक्स होंगे? ओड हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। इफ ए सिग्नल हैज ओड हाफ सिमेट्री, अगर किसी सिग्नल में ओड हाफ सिमेट्री है, इट विल कंटेन ओड हार्मोनिक्स ओनली, उसके अंदर केवल ओड हार्मोनिक्स होंगे। तो आप समझिए कि ये जो ओड वर्ड है क्यों लगाया गया है? ये ओड वर्ड ओड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया है, कि अगर सिग्नल में ओड हाफ सिमेट्री है तो उसके अंदर क्या होंगे बताओ? ओड हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई सिग्नल मेरा ओड है तो उसके अंदर ओड हाफ सिमेट्री होगी ही होगी। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जरा देखिए। अगर मैं बोलूं इस तरह का सिग्नल है, बताएं इसके अंदर ओड हाफ सिमेट्री है क्या? चेक करके देखो, ये ओड है कि इवन है? पहले ये बताओ। ओड तो है। अब क्या इसमें ओड हाफ सिमेट्री है बताओ? टाइम पीरियड कितना है इसका? 2, तो t/2 कितना आ गया? 1, सही है। तो आप बताइए, अगर मैं यहां पे हाइट देखूं इसकी और फिर 1 हाइट आगे देखूं, ये तो बराबर है। बट अगर मैं यहां पे हाइट देखूं और फिर इसका इधर देखूं थोड़ी सी हाइट, तो ये बढ़ गई। देखो इधर कम होगी, इधर क्या होगी? बढ़ गई। इसका मतलब क्या है बताओ? सिग्नल जरूर ओड है बट इसके अंदर ओड हाफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ओड सिग्नल होगा तो ओड हाफ सिमेट्री की होगा, या इवन सिग्नल होगा तो इवन ओड हाफ सिमेट्री की होगा। ऐसा कोई मतलब इसका कोई लेना देना नहीं इवन ओड के साथ। ये एक सेपरेट चीज है, ठीक है। ओड हाफ सिमेट्री एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसका कोई लेना देना नहीं, उसको अलग से चेक करना पड़ेगा। हाँ ये भी हमें पता चल गया कि अगर मेरा सिग्नल ओड हाफ सिमेट्रिक है तो उसके अंदर कौन से होंगे? ओड हार्मोनिक्स होंगे। जैसे कि पहला सिग्नल देखिए, इसमें बताइए कौन कौन से हार्मोनिक्स है। ये सिग्नल ओड भी है और ओड हाफ सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब इसके अंदर ओड हार्मोनिक्स तो होंगे ही होंगे। कौन सी टर्म्स आएंगी? साइन टर्म्स। इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे? ओनली ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स विल बी प्रेजेंट। इसमें क्या लिखेंगे? ओनली ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स विल बी प्रेजेंट। सही है, क्योंकि ये ओड भी है और ओड हाफ सिमेट्री भी है, तो इसका तो ओड हार्मोनिक्स तो आएंगे ही। और कौन से? क्योंकि ओड है तो क्या आएंगे? साइन टर्म्स भी आएंगे। सही है। अच्छा अब ये देखिए, इसके अंदर साइन टर्म्स आएंगी, ओनली साइन टर्म्स आएंगी। बट क्या ये कह सकते हो कि ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स आएंगी? नहीं जी, क्योंकि ओड हाफ सिमेट्री नहीं है।
या तो आप ये कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आइए इधर, इस पे बताइए, ये इवन सिग्नल है, तो इवन सिग्नल है पहले डीसी कंपोनेंट चेक करो। देखो डीसी कंपोनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ओड हाफ वेव सिमेट्री आ गया ना तो हमेशा याद रखो ए नॉट ऑलवेज क्या बनेगा, 0, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, सिग्नल चाहे इवन हो चाहे ओड हो, अगर ओड हाफ वेव सिमेट्री आ गई ना तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ओड हाफ वेव सिमेट्री में एक हाफ के बाद अगला हाफ नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ऑपोजिट बनेगा वो, सही है। तो इसका ए नॉट ऑलवेज 0 आएगा भी, ये तो आप याद रखिएगा। ओड हाफ वेव सिमेट्री है तो ए नॉट पक्का 0 होगा, सही है। तो अब बताओ इस सिग्नल में ओड हाफ वेव सिमेट्री है तो इसका ए नॉट तो क्या आ गया बताओ, 0 आ गया। दूसरा ये इवन सिग्नल है, इसका इसमें कौन सी टर्म्स प्रेजेंट होंगी बताओ, ओड हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स, ओड हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स विल बी प्रेजेंट, सही है भाई, ओड हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट बताइए, ये इवन है बट इसके अंदर ओड हाफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, पहले तो डीसी कंपोनेंट देखो, इसका एरिया नॉन जीरो आएगा अंडर 1 पीरियड, तो इसका अंदर डीसी टर्म इसमें प्रेजेंट होगी, डीसी टर्म प्रेजेंट होगी। दूसरा इसके अंदर क्या होंगे बताओ, कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट होंगे। आप ओड हार्मोनिक के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बताओ ये कैसा है, नीदर इवन नोर ओड, ए नोट लेकिन 0 होगा। क्यों 0 होगा बताओ, क्योंकि ओड हाफ सिमेट्री है। बट आप साइन और कोसाइन पे कमेंट नहीं करोगे कि ओनली साइन टर्म्स होंगी या ओनली कोसाइन टर्म्स होंगी, वो नहीं करोगे, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करोगे, ठीक है। हाँ ए नोट पक्का इसका 0 आएगा बिकॉज ओड हाफ सिमेट्री है, ओड हाफ सिमेट्री आ गई तो ए नोट पक्का 0, ठीक है भाई। ये बोलिए सिग्नल मेरा ओड है तो साइन टर्म्स आएंगी, बट इसमें ओड हाफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे बताओ, क्या आप ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स बोलोगे क्या, नहीं जी, इसमें सिर्फ ये बोलोगे कि साइन टर्म्स प्रेजेंट होगी बट ओड हार्मोनिक्स का कुछ नहीं कमेंट कर सकते, ठीक है भाई, समझ आया आपको। नेक्स्ट आप लिखिए इवन हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है, इवन हाफ वेव सिमेट्री, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, इवन हाफ वेव सिमेट्री। और यहां पे इवन हाफ वेव सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इवन हाफ वेव सिमेट्री, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा भी। इवन हाफ वेव सिमेट्री देखिएगा, इसको जरा देखते हैं। तो ये कैसे देखते हैं इवन हाफ वेव सिमेट्री, बताइए दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए कोई एफ टी सिग्नल है, मैंने कोई टी टाइम पे उसकी वैल्यू चेक की और फिर मैंने कहां पे वैल्यू चेक की, टी प्लस टी बाई 2 पे, और अगर ये सेम आ गई, इसका मतलब वो क्या है बताओ जरा, इवन हाफ वेव सिमेट्री होगी, उसके अंदर इवन हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर इवन हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है भाई। अब जरा कुछ सिग्नल्स हैं उनको जरा अप्लाई करके देखते हैं, उन पे अप्लाई करके देखते हैं। सोचिए आपको ये सिग्नल दे रखा है, जीरो टी बाई 2 टी 3t बाई 2, और ये कुछ वी एम दे रखा है हमें भी, और पीछे से आ रहा है, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का है, ऐसे है, ठीक है। ये मेरे पास मान लीजिए कोई एफ टी सिग्नल है, तो क्या करेंगे दोस्तों बताइए, इसमें क्या करेंगे बताइए। तो इसमें बताइए इवन हाफ वेव सिमेट्री है कि ओड हाफ वेव सिमेट्री है बताओ। टाइम पीरियड यहां तक का है और टी बाई 2 ये लेंथ है, कोई भी पॉइंट पे चेक कीजिए हाइट, उससे टी बाई 2 आगे आ जाओ, बराबर आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही। इसका मतलब इसके अंदर क्या है बताओ जरा, इवन हाफ वेव सिमेट्री है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से हार्मोनिक्स होंगे, इवन हार्मोनिक्स। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये सिग्नल इवन है कि ओड है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी टर्म्स आएंगी, कोसाइन टर्म्स, इवन हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स आएंगी। और ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो, ए नोट आएगा अब यहाँ पे, अब हम निकाल के देखेंगे इसको, देखिएगा। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे टी क्यों लिया आपने, यहाँ पे क्यों नहीं लिया टी, इस लेंथ के बाद रिपीट हो रहा ना ये, तो टी आपको यहाँ पे लेना चाहिए था। देखो मैं इवन हार्मोनिक्स किसके बोल रहा हूँ, इवन हार्मोनिक्स जरा समझिएगा। मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल ये था, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल ये था, 0t बाई 2 टी 3t बाई 2 एंड टी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी प्रोसेसिंग की और मैंने इसको रेक्टिफायर से पास किया,
रेक्टिफायर से पास किया तो मेरे पास जो सिग्नल आया वो कुछ इस तरह का, फुल वेव रेक्टिफायर से वो कुछ इस तरह का आ गया, T/2 T, और ये आ गया VM। फुल वेव रेक्टिफायर से पास किया, इस तरह का मेरे पास सिग्नल आ गया, सही बात है। अब सुनो, मैंने बोला कि इसके अंदर तो हार्मोनिक्स है। क्यों हार्मोनिक्स बोला मैंने इसमें? क्योंकि ये प्योर साइन वेव नहीं है, ठीक है, ये पीरियोडिक है बट प्योर साइन वेव नहीं है। तो मैंने बोला इसके अंदर फिर तो हार्मोनिक्स आएंगे। तो हार्मोनिक्स किसके हार्मोनिक, कौन सी फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स? ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसी को तो मैंने प्रोसेस किया था ना। आप इसको मत मानिए फंडामेंटल, आप अगर इसको फंडामेंटल मान रहे हो तो फिर इवन हार्मोनिक्स नहीं आएंगे, तो फिर सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे फिर इसमें। क्यों भाई? क्योंकि मान लीजिए इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी ओमेगा नोट बाई 2। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, किसके? ओमेगा नोट के, तो इसका मतलब कौन कौन सी टर्म्स बनेंगी इसमें? एक ओमेगा नोट बनेगी, एक कौन सी? 2 ओमेगा नोट, एक 4 ओमेगा नोट, एक 6 ओमेगा नोट। लेकिन अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी, इसको टी मान लेता, सोचिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनती बताओ? ओमेगा नोट बाई 2। तो फिर कौन कौन सी टर्म होती फिर बताओ? ओमेगा नोट की जगह पे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बनेगी ना, सुनिए, अगर मैं इसको टी ले लेता, तो अगर मैं इस पॉइंट को टी मान लेता, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती वो बनती ओमेगा नोट डैश, एक मिनट ये मान लेते हैं, ओमेगा नोट प्राइम मान लेते हैं। और ओमेगा नोट प्राइम जो है वो क्या है बताओ जरा? ओमेगा नोट बाई 2 नहीं है? नहीं 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 नहीं, 2 ओमेगा नोट है। क्या बोल रहे हो? 2 ओमेगा नोट बनेगी, सही है। तो ओमेगा नोट प्राइम जो बनेगी इसकी फंडामेंटल, वो क्या बनेगी? अगर इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखो उसके रेस्पेक्ट में क्या बनेगी? 2 ओमेगा नोट। तो इसका मतलब जो मेरा ओमेगा नोट वाली टर्म्स थी, 2 ओमेगा जो इवन हार्मोनिक्स थे वो अब क्या बन जाएंगे बताओ? ये बन जाएगा ओमेगा नोट प्राइम, ये क्या बन जाएगा? 2 ओमेगा नोट प्राइम, और ये क्या बन जाएगा? 3 ओमेगा नोट प्राइम। इसका मतलब क्या सीखे आप? इसका मतलब इसके अंदर अगर इसके रेस्पेक्ट में देखो, अगर टाइम पीरियड में इतना ले रहा हूं, ये वाला टाइम पीरियड अगर मैं ले रहा हूं, इसको टाइम पीरियड अगर मैं ले रहा हूं, और इसके हिसाब से अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहा हूं विच इज ओमेगा नोट प्राइम, तो फिर कौन से हार्मोनिक्स होंगे? फिर सारे हार्मोनिक्स होंगे, इवन प्लस ओड। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसी को फंडामेंटल लेके चलूं, तो फिर कौन से हार्मोनिक्स होंगे बताओ जरा? इवन हार्मोनिक्स। ओमेगा नोट की केवल इवन टर्म्स आएंगे। पॉइंट समझ आया क्या मेरा? ठीक है भाई, तो इसका मतलब इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। तो आप देखिए इवन हाफ वेव सिमेट्री को, ठीक है ना, ये हम आगे यूज करेंगे दोस्तों, इवन हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है भाई। तो आज का जो एपिसोड था उसका हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है भाई। आप ये सिमेट्री कंडीशंस है, इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, इनका हम आगे यूज करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, कुछ और प्रॉपर्टीज जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, सॉरी फोरियर सीरीज की, वो हम लोग देखेंगे। और मेन चीज हमें इनसे मतलब है, जो फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं और जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो होता है, उनसे, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं वो चीज़ देखना चाह रहा हूँ बस, मुझे मैं वही देखना, उसी के लिए मैं ये सारी फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारी जगह पे आएंगे ये वेव, ठीक है। तो इनका मुझे देखना पड़ेगा, इनमें कौन कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मुझे कई और क्वांटिटीज फिर निकालनी है हार्मोनिक्स के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और फिर हम इन वेव्स को फिर से देखेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।